हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति की जो समीकरण है उसके बेस में कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था। क्या देखा था कि मान लीजिए आप अलग अलग प्रकार के जो शेप्स हैं, आकार हैं, उनमें चलते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के पथों में चलते हैं। तो अगर हम बात करें आयताकार पथ की यानी रेक्टेंगुलर पाथ की, तो जब आप इसमें चलते हैं तो आप देख सकते हैं इसके कितने कोने हैं, 4 कोने। तो जब आप इसमें चलते हैं तो इन 4 कोनों में क्या होता है, आपकी दिशा बदलती। ठीक है, यानी अगर आप किसी आयताकार पथ पे चलते हैं तो आयताकार पथ में जब हम दिशा की बात करते हैं तो दिशा 4 बार बदलती है। कितनी बार बदलती है? 4 बार। इसी तरीके से अगर आप किसी षटकोणीय पथ यानी हेक्सागोनल पाथ, ठीक है, हेक्सागोनल पाथ, ठीक है, अगर आप षटकोणीय पथ यानी हेक्सागोनल पाथ में चलते हैं तो यहाँ पर जो हेक्सागोनल पाथ होता है इसके कितने कॉर्नर्स हैं? 6। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इस पथ पे चलते हैं तो यहाँ पे आपको 6 बार दिशा को बदलना होता है। तो आपकी दिशा कितनी बार बदलती है? 6 बार। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अष्टकोणीय पथ, ठीक है, किसकी बात करें? अष्टकोणीय पथ की। तो अष्टकोणीय पथ में क्या होता है, आप देख सकते हैं 8 कोने होते हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये जो 8 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो है दिशा बदलती है। तो यानी कि अगर हम अष्टकोणीय पथ की बात करें तो इस केस में 6 बार दिशा बदलती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आयताकार पथ में कितने आपके पास साइड है, कितनी भुजाएं हैं? 4। यहाँ पे 4 कॉर्नर्स है तो 4 बार दिशा बदल रही है। षटकोणीय में 6 आपके कॉर्नर्स हैं, 6 इसकी अलग अलग साइड्स है यानी भुजाएं हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 बार जो है दिशा बदल रही है। अष्टकोणीय पथ में क्या हो रहा है, अष्टकोणीय पथ में 8 बार जो है दिशा बदल रही है क्योंकि इसकी 8 साइड है और 8 कॉर्नर। अब अगर हम वृत्ताकार पथ की बात करें तो वृत्ताकार पथ में आप जब चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर एक बिंदु पे, ठीक है, अगर हम इस पथ की बात करें, इस पथ के हर एक बिंदु पे क्या होता है, दिशा में परिवर्तन आता है। और हमने पिछली बार ये बात करी थी या पिछले लेक्चर में ये बात करी थी, अगर आपको किसी भी बिंदु पर दिशा निकालनी है तो बेसिकली वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, स्पर्श रेखा बना देंगे। तो इससे उस बिंदु पर आपको क्या मिल जाएगी? दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से होगी। अगर इस बिंदु की बात करें, इसकी दिशा इस तरीके से होगी। तो अगर हम वृत्ताकार पथ की बात करें तो वृत्ताकार पथ में क्या होता है, हर एक बिंदु में दिशा चेंज होती है। अब अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, यानी एक समान वृत्तीय गति की अगर हम बात करते हैं तो एक समान वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति से आपको एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि यहाँ पे क्या होता है, हर एक बिंदु में दिशा चेंज होती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है यूनिफॉर्म यानी एक समान। तो जैसे कि हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या पढ़ा था, एक समान गति में क्या पढ़ा था कि यह वह गति होती है जिसमें बराबर समय अंतराल में वस्तु बराबर दूरी तय करती है। बेसिकली जो वस्तु है उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो एक समान रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, त्वरण 0 होता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है वृत्तीय पथ या वृत्तीय गति की। वृत्तीय गति में क्या हो रहा है, जो वस्तु है वो सर्कुलर मोशन में या गोलाकार पथ पे या वृत्तीय पथ पे चल रही है। अब जब ये चल रही है तो क्या हो रहा है, इसकी स्पीड सेम है, ठीक है, इसकी क्या है, स्पीड जो है सेम है, इसकी गति सेम है या इसकी जो चाल है वो सेम है, ठीक है, इसकी चाल सेम है यानी बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करें। लेकिन
फिर भी ये क्या होता है, इसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी लेते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक समान त्वरित गति। तो हम इसे एक समान त्वरित गति में भी लेते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि क्या होता है, हर एक बिंदु पे क्या हो रहा है, इसकी दिशा में परिवर्तन आ रहा है, दिशा में परिवर्तन आ रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी में, इसके वेग में परिवर्तन आ रहा है। वैसे तो अगर देखा जाए, जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, एक समान वृत्तीय गति की बात करते हैं, तो वस्तु या फिर जो भी व्यक्ति चल रहा है इस पथ में, वो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करता है। लेकिन इसकी क्या है, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे दिशा बदल रही है, हर एक पॉइंट में क्या हो रहा है, दिशा बदल रही है। दिशा बदलने के कारण क्या हो रहा है, वेलोसिटी में यानी वेग में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, परिवर्तन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हर एक पॉइंट पे दिशा बदल रही है, हर एक बिंदु पे दिशा बदल रही है। जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का जो परिमाण है, वो तो सेम है, लेकिन दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन हो रहा है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली हमने ये पढ़ा है, जब भी हम वेलोसिटी में चेंज की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो मैग्नीट्यूड, या तो मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होगा यानी परिमाण में परिवर्तन होगा, या दिशा में परिवर्तन होगा, या दोनों। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, परिमाण में परिवर्तन नहीं हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है, सिर्फ दिशा में, दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम इसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यानी एक समान त्वरित गति का एक उदाहरण आपका सर्कुलर मोशन भी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। The motion of the athlete moving along a circular path is an example of an accelerated motion. अब मान लीजिए हमारे पास एक वृत्तीय पथ है। ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास एक वृत्तीय पथ है यानी सर्कुलर पाथ है। अब क्या हुआ, एक एथलीट है, एक धावक है, वो इस पथ पर भाग रहा है। ठीक है, वो इस पथ पर भाग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक एक्सेलरेटेड मोशन यानी त्वरित गति का उदाहरण है। क्यों है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पर क्या हो रही है, धावक की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण वेग में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई धावक किसी वृत्तीय पथ पे भाग रहा है या दौड़ रहा है, तो ये किसका उदाहरण है, एक्सेलरेटेड मोशन। वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. अब क्या कहा गया है, अगर हमारे पास कोई वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसी वृत्तीय पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और उसका जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, यानी वो एक समान गति से भाग रहा है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी वो तय कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार की जो गति है उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी एक समान वृत्तीय गति कह सकते हैं या कहते हैं। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है, तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट जैसे कि हमने अभी बात करी, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं, वस्तु क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार पथ में चल रही, गति कर रही। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी जो त्वरण है वो कैसा होगा, आपका एक जैसा होगा, स्थिर होगा। लेकिन बदलाव किस में आ रहा है, बदलाव जो है दिशा में आ रहा है,
जैसे कि यहाँ पे आपके पास अलग अलग पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है, एफ है। तो ये अलग अलग बिंदु है जहाँ पे आपकी जो है वस्तु की अलग अलग स्थिति दर्शाई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन जो है, त्वरण जो है वो आपका भीतर की ओर लग रहा है कुछ इस तरह, ठीक है, रेडियली इनवर्स यानी रेडियस से अंदर की ओर लग रहा है। लेकिन हर एक बिंदु में आप देख सकते हैं कि जो दिशा है उसमें परिवर्तन हो रहा है। ए बिंदु में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिशा है, बी में इधर हो गई दिशा, सी में आपकी दिशा इधर हो गई, डी में यहाँ हो गई, ई में इधर हो गई, एफ में इधर हो गई। तो आप देख सकते हैं कि हर एक बिंदु में क्या हो रहा है, दिशा में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है वो सेम है, ठीक है, त्वरण कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, सेम रहेगा यानी स्थिर रहे, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें तो दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी सर्कुलर मोशन की जब भी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन आपका रेडियली इनवर्स होता है, यानी सेंटर की तरफ, केंद्र की ओर लगता है। वही जो वेलोसिटी है वो बाहर की ओर होता है, जो कि टेंजेंट की डायरेक्शन हो, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो वेग है और जो त्वरण है ये हमेशा लंबवत होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, वेग तथा त्वरण आपस में लंबवत होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये आपस में, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है, और डायरेक्शन में क्या आते हैं, दिशा में क्या आता है, बदलाव, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, आप इसे नोट करेंगे। अब इसका उदाहरण जो है, एक आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पत्थर लेना है, उसे किसी रस्सी से बांध देना है। अब इस रस्सी का जो दूसरा छोर है, जिसमें आपने पत्थर को नहीं बांधा है, उसको आपको अपने हाथ में पकड़ना है और इसे गोल गोल घुमाना है, ठीक है। तो आप इसे गोल गोल घुमाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पत्थर गोल गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ये आपका भीतर की तरफ, यानी जो आपकी रस्सी है उसकी दिशा में होगा, सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ। और जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका केंद्र की तरफ होगा, और जो वेग होगा वो इस तरीके से परपेंडिकुलर हो। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि जो वेग है वो आपका टेंजेंट की दिशा में है। आप क्या करेंगे, एक मोमेंट में इसे छोड़ देंगे। जैसे ही आप इस रस्सी को छोड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि जैसे रस्सी छूटेगी तो ये इस तरीके से आपको जाते हुए दिखेगा। तो यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, स्पर्श रेखा की दिशा में, ठीक है। वेलोसिटी यानी वेग किधर है, स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में। या हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है या जो रस्सी है उसके कैसे है, परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपका इसमें भीतर की ओर लगता है, ठीक है। तो ये आपका एक उदाहरण है सर्कुलर मोशन। तो बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज का आपका पहला प्रश्न है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। यानी एक एथलीट यानी धावक वृत्तीय रास्ते या वृत्तीय पथ का जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। यानी एक एथलीट है, एक धावक है, वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ जो है या वृत्तीय पथ जो है उसमें वो भाग रहा है। और ये जो वृत्तीय पथ है इसका जो व्यास है यानी उसका जो डायमीटर है वो 200 मीटर है। और इसे जो है इसमें या जो भागने में जो ये टाइम लगाता है, एक राउंड को कंप्लीट करने में जो ये टाइम लगाता है वो 40 सेकंड है। What will be the distance covered and the displacement
एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। आपसे ये पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकेंड तक जो है इसने कितनी दूरी तय की गई, इसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है तथा इसका विस्थापन कितना है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा तथा उसका विस्थापन क्या होगा। तो हमें क्या बोला गया है कि एक हमारे पास क्या है, सर्कुलर ट्रैक है यानी वृत्त पथ है। ये क्या है, वृत्त पथ है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो वृत्त पथ है इसका जो डायमीटर है, इसका जो व्यास है, ठीक है, ये मान लीजिए सेंटर है, ओ केंद्र है, तो यहाँ पे इसकी जो दूरी है, डायमीटर जो है वो कितना है, 200 मीटर। अब एक धावक क्या करता है, इसका चक्कर काटता है और इसका एक चक्कर काटने में उसे कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड लगता है। और क्या पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया है 2 मिनट 20 सेकेंड पर उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, और कितनी दूरी उसने तय की है और विस्थापन कितना। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, जो आपका ट्रैक है उसका व्यास यानी डायमीटर, तो आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। वृत्तीय पथ का व्यास, ठीक है, कितना दिया गया है, 200 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ ट्रैक यानी पथ की त्रिज्या, तो पथ की त्रिज्या कितनी होगी आपकी, डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी 200/2 यानी 100 मीटर। तो हमारा रेडियस आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि 40 सेकंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो जब हम एक राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरीमीटर। यानी जब हम बात करेंगे कि एक राउंड कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसका पेरीमीटर कितना। ठीक है, और इसका जो पेरीमीटर होता है, यानी हम किसकी बात करते हैं, बाउंड्री, बेसिकली सरकमफेरेंस की बात कर रहे हैं। पेरीमीटर यानी आपका जो सरकमफेरेंस है सर्कल का, बेसिकली उसी की हम बात कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, बराबर होगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द एथलीट in completing 1 round। तो एथलीट या धावक द्वारा तय की गई दूरी, तो कितनी तय की गई होगी दूरी, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आप ऐसे रख लीजिए, आर कितना है, 100 है, तो यानी 200 पाई मीटर। ठीक है, 200 पाई मीटर हो गया इसका एक राउंड। ठीक है, तो एक राउंड जब ये लगाता है, इस पथ का एक राउंड जब ये लगाता है इस तरीके से,
तो कितनी दूरी तय करता है? 200 पाई मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड पर जो है वो कितनी दूरी तय कर चुका हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लगता है? दूरी को तय करने में या एक चक्कर को तय करने में एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, कितना समय लिया गया है? 40 सेकंड। ठीक है, 40 सेकंड लिया गया। तो अगर हम बात करें 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो आप लिखेंगे 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी? 200 पाई बटा 40। ठीक है, 40 सेकंड में इतनी दूरी तय की गई, तो 1 सेकंड में कितनी होगी? 200 पाई बटा 40। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आपका 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड को अगर हम, तो टाइम हमें कितना दिया गया है? 2 मिनट 20 सेकंड। इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में परिवर्तित करेंगे, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 20, 120 प्लस 20 यानी 140 सेकंड। ठीक है, 140 सेकंड आ गया आपका। ठीक है, तो आपको इतने टाइम बाद बता, ठीक है, तो इतने टाइम बाद अगर आपको बताना है तो आप क्या कर सकते हो? या तो आप इसको इससे डिवाइड कर लो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितने राउंड लगेंगे। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये 1 सेकंड से फिर हम इसे मल्टीप्लाई करके जो है वैल्यू निकाल के तब हम सॉल्व कर। ठीक है, तो हम चाहे आप अगर राउंड नंबर ऑफ राउंड निकालने हैं तो आप इन दोनों को कर दो डिवाइड। ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ राउंड तो ये 3.5 राउंड है। ठीक है, तो कितने चक्कर लगाए गए? 3.5। 3.5 चक्कर लगाए गए, तो यानी क्या हुआ? पहला चक्कर लगा ये एक चक्कर यहां से शुरू हुआ, फिर दोबारे चक्कर लगा, दूसरा चक्कर, फिर तीसरी बार, फिर आधा यहां पर। ठीक है, तो कितना हुआ? 3 पूरे चक्कर और एक आपका आधा चक्कर। ठीक है, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अंतिम स्थिति ये है और प्रारंभिक ये है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सबसे छोटा पथ होगा। तो सबसे छोटा पथ यानी डायमीटर, यानी विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन 200 मीटर आ जाए। ठीक है, तो आपका विस्थापन आएगा यानी डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी कितनी होगी? दूरी जो होगी वो आप निकाल सकते हैं, चाहे आप क्या करें, आपके पास ये है कि 40 सेकंड में इतनी दूरी या एक राउंड में इतनी दूरी तय की जा रही है, तो 3.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तय की गई
दूरी निकालनी है तो कितना आएगा आपका, एक राउंड में कितना हो रहा है, 200 पाई मीटर की दूरी तय की जाए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई 22/7 हो गया इंटू 3.5। तो ये हो गया 2200 मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया 2200 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 200 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, आपसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, जोसेफ jogs from one end A to another end B of a straight 300-meter road in 2 minutes and 30 seconds and then turn around and jogs 100 meter back to a point C in another 1 minute. 300 मीटर सीधे रास्ते यानी पथ पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु पर पहुंचता है। What are Joseph's average speed and velocities in jogging? यानी जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। पहला है फ्रॉम ए टू बी यानी ए सिरे से बी सिरे तक, और फिर है ए टू सी यानी ए से सी सिरे। तो बेसिकली क्या कहा गया है कि जोसेफ क्या कर रहे हैं, वो जॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, ए से बी की ओर वो जॉगिंग करते हुए जाते हैं। अब जब वो ए से बी की ओर जाते हैं तो वो एक सीधे पथ में जाते हैं और यहाँ पर जो दूरी तय की गई है वो 300 मीटर की दूरी है। कितने की दूरी है, 300 मीटर की दूरी है। और यहाँ पर जो समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है 300 मीटर की दूरी को तय करने में, वो कितना है, 2 मिनट 30 सेकंड। कितना है, 2 मिनट 30 सेकंड। अब क्या हुआ, वो चले, ठीक है, चले, फिर बी बिंदु पर पहुंचे और फिर वापस आए, यहाँ पे पहुंचे। अब जब वो वापस आए तो क्या हुआ, वापस जब वो बी से आए तो उन्होंने 100 मीटर की दूरी तय की। यानी यहाँ पे उन्होंने कितनी दूरी तय की, 100 मीटर की दूरी तय की। और ये 100 मीटर की जो दूरी तय की गई है वो कितने समय में की गई है, 1 मिनट में। कितने में, 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय की गई है। अब आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो दोनों केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया गया है, 300 मीटर। ए से बी तक पहुंचने में लिया गया समय कितना है, 2 मीटर 30 सेकंड। तो आप इसे लिख सकते हैं, 2 को गुना कर देंगे 60 से, प्लस 30, 120 प्लस 30, 150 सेकंड। ठीक है, 150 सेकंड यानी 150 सेकंड। ठीक है, टाइम है आपके पास और क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे दूरी दी गई।
तो सबसे पहले ए से बी तक पहुंचने में एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो डिस्टेंस क्या होता है, जो वास्तविक पथ वस्तु के द्वारा चला गया है या व्यक्ति के द्वारा चला गया है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो आपका ए बी होगा, यानी 300 मीटर। ठीक है, तो दूरी यानी डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब विस्थापन की बात करें, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का क्या अर्थ होता है, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा पथ। तो यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति ए है, अंतिम स्थिति बी है, इनके बीच का सबसे छोटा पथ कौन सा है, ए बी, यानी 300 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट भी 300 हो जाएगा। समय कितना लिया गया है, समय दोनों केसेस में आपका 150 सेकेंड ही हो, ठीक है, यानी 150 सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा या कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पे कुल तय की गई दूरी कितनी है, 300 मीटर, और समय कितना लिया गया है, 150 सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, तो ये आ गया आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम बी पार्ट की बात करें, बी क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी, यानी औसत वेग। तो अगर हम औसत वेग की बात करें तो औसत वेग कितना होगा, कुल तय की गई दूरी यानी 300, लिया गया समय 50। तो यहाँ पे कुल जो है तय की गई दूरी और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे 300 है। तो यहाँ पे जो औसत वेग होता है वो बराबर होता है कुल विस्थापन, ठीक है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है कुल विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे ये भी 300 बटा 150 आया है, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो पहले केस में औसत चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड और औसत वेग 200 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसे आप नोट करें। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की, यानी ए से सी। अब जो व्यक्ति है वो जॉगिंग करते हुए, यानी जॉगर्स जो है जॉगिंग करते हुए ए से बी की ओर जाते हैं, फिर बी से सी की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे इनके द्वारा जो दूरी तय की गई है ए से बी प्लस बी से सी, ये होगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे जोसेफ के द्वारा तय की गई दूरी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ। ठीक है, तो कितना होगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, 300 है, ए से बी 300, फिर बी से वापस सी, तो बी से वापस सी 100, तो 100 ऐड हो जाएगा, यानी 400 मीटर। अब यहाँ पे विस्थापन की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की, या जो प्रारंभिक स्थिति है और जो अंतिम स्थिति है उसके बीच का सबसे छोटा पथ, यानी ए से सी। तो ए से सी कितना होगा आपका, ए बी माइनस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा यानी विस्थापन,
वो क्या आएगा, ए बी माइनस बी सी। ए बी है 300, बी सी है 100, यानी 200 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको औसत चाल और औसत वेग निकालना है। तो सबसे पहले हम औसत चाल निकाल लेते हैं। यानी एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड आप निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, दूरी कितनी है 400, और टाइम कितना है। ठीक है, टाइम की बात की गई है, टाइम। तो ए से सी तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, ए से बी पे लगने वाला टाइम प्लस बी से सी में लगने वाला टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइम है, जो समय होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपका समय होगा, पहले हम समय ही निकाल लेते हैं। दोनों केस में, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केस में समय सेम ही होगा। ठीक है, टाइम सेम ही होगा। तो टाइम कितना होगा, पहले जो ए से बी में लगा टाइम, ठीक है, प्लस जो बी से सी में लगा टाइम। ठीक है, पहले ए से बी में गया, फिर बी से सी में, तो इसमें जो टाइम लगा है यही आपका क्या होगा, टोटल टाइम होगा। यानी कितना होगा, डेढ़ सौ प्लस कितना लगा बी से सी जाने में, 1 मिनट, 1 मिनट का समय, यहाँ पे 150 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट को आप सेकेंड में चेंज कर देंगे, यानी 150, 150 प्लस 60, यानी 210 सेकेंड। ठीक है, 210 सेकेंड आ जाएगा समय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें औसत चाल निकालनी है। तो क्या होगा आपका औसत चाल, यानी कुल दूरी कितनी तय की गई है 400, और टाइम कितना लगा 210, 400 बटा 210। तो ये 1.9 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका औसत वेग। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, औसत वेग आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, टाइम कितना लिया गया है 210 सेकेंड। तो ये जाएगा 200 बटा 210। तो ये आपका आ गया औसत चाल और औसत वेग। इस तरीके से आपको ये निकाल, आप इसे नोट करें। तो बच्चों, आज हमने जो है आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हमने इस चैप्टर के काफी जो है क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट आपका चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।